हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पार्ट सेकंड। हम सॉल्व कर रहे हैं 2022 का पेपर। इसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। सो द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रिट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा रिट्स से रिलेटेड है इंडिया में? And options are prohibition, probation, Article 32, retribution और Article 226। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिट्स होते क्या हैं। रिट्स होते हैं लीगल ऑर्डर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करती है किसी भी पर्सन के लीगल और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। इंडिया में 5 तरीके के रिट्स हैं, जिनमें हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। तो ये 5 तरीके के रिट्स इंडिया में हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू कर सकती है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स इशू कर सकती है। सो अब यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई, दैट इज प्रोहिबिशन, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 52 says that which among the following are true as per Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। इनमें से कौन सी बातें पॉक्सो एक्ट अकॉर्डिंग सही हैं? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? अ पर्सन इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन नीड्स टू रिपोर्ट अब्यूज और एल्स विल बी पनिशेबल। अगर कोई भी पर्सन जो किसी इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है और उसे पता चलता है कि उसके इंस्टीट्यूशन में किसी तरीके का अब्यूज़ हुआ है, तो उसे वो अब्यूज़ जो है वो रिपोर्ट करना होगा, अदरवाइज उसको पनिश किया जाएगा। इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। इसमें क्या मेल फीमेल दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा। दोनों के अगेंस्ट कोई भी अब्यूज़ होता है तो उसको ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज़, कि जिस भी तरीके का अब्यूज़ हुआ है उसके लिए उसको रिपोर्ट करने के लिए एक टाइम लिमिट है। नेक्स्ट इज नॉट रिपोर्टिंग अब्यूज़ इज़ अ क्राइम। अगर आप अब्यूज़ को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये भी एक क्राइम है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट ऑप्शन इज परमिट्स डिस्क्लोजर ऑफ विक्टिम्स फैमिली। विक्टिम की जो फैमिली है आप उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? पहला, कि फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो भी कोई इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज होगा और उसने कोई भी अब्यूज़ नोट किया है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसे, अदरवाइज he will be punishable। And it is also a gender neutral law and not reporting abuse is a crime। सेक्शन 21 में जो सब सेक्शन फर्स्ट है वो कहता है कि अगर आपने अब्यूज को रिपोर्ट नहीं किया तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। इसी का ही सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी पर्सन जो भी किसी कंपनी का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है और वो अब्यूज को रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे 1 साल तक की सजा विद फाइन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सी चीजें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है? एंड ऑप्शंस आर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 12 to 35, right to property part 3 and prohibition of discrimination। so correct option is option number 4, A, B, D and E। abolition of titles मतलब किसी तरीके का आप उनको टाइटल नहीं दे सकते, जैसे उनके कास्ट से रिलेटेड हो गया या फिर उनके जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको किसी भी तरीके से, तो आप उनको उनके टाइटल्स नहीं दे सकते। सेकेंड इज आर्टिकल 12 to 35, ये पार्ट 3 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील करता है, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही करेक्ट हो गए। एंड लास्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 तरीके के राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू टाइटल्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो राइट टू टाइटल्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू
एज फार एज ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी इज कंसिडर्ड। इनमें से कौन कौन सी बातें ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सही है? ऑप्शंस क्या है? इट ब्रेक्स डाउन बैरियर बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, contributes to effective policy, provides interface between research and practice, addresses gap between scientific discovery and program delivery, interface between research and policy। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसलेशन क्रिमिनोलॉजी होती क्या है। ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी वो प्रोसेस होता है जिसमें हम साइंटिफिक रिसर्च का यूज़ करके पॉलिसीज क्रिएट करते हैं और उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं ताकि हम क्राइम को रिड्यूस कर सकें। यानी सिर्फ हम थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम साइंटिफिक रिसर्च का यूज़ करके पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं और उसको फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि क्राइम को रिड्यूस किया जा सके। दैट इज़ ऑल ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही करेक्ट हैं ट्रांसलेशनल क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड। तो ऑप्शंस ए बी सी डी एंड ई आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सी टेक्निक्स जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज की जाती हैं? एंड ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा जब हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी फिनोमेना को इन डेप्थ समझने के लिए, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो नैरेटिव्स, केस स्टडीज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ अ प्रैक्टिस, है ना। किसी भी का डिस्क्रिप्शन जब हम जानना चाह रहे हैं तो ये सब टेक्निक्स जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाएंगे। अब एक एक करके समझते हैं कि नैरेटिव रिसर्च क्या होता है। नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है अपनी एक्सपीरियंस को स्टोरीज के थ्रू समझाता है, दैट इज नैरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज केस स्टडी में क्या होता है, जब हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी फिनोमिने का इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज केस स्टडी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये भी वन ऑफ द टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का, जिसमें रिसर्चर जो है किसी भी ग्रुप को स्टडी करता है, जिसमें सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन नहीं करता लेकिन उसमें क्या करता है, एज अ पार्टिसिपेंट वो खुद भी पार्टिसिपेट करता है, उस ग्रुप के साथ घुलता मिलता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। मतलब ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेटिंग बोथ जो चीज़ें हैं वो कंसिडर होती हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम बात करते हैं कि हु व्हाट एंड वेयर, किसी भी एक्सपीरियंस का हु व्हाट और वेयर जब हमें जानना है, ये क्वांटिटेटिव में पॉसिबल नहीं है ज़्यादा। तो क्वालिटेटिव के अंदर क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को और समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव जो उसका पर्सपेक्टिव है वो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। इनमें से कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले चुके हैं। सो ऑप्शंस हैं आपके पास नैरेटिव्स, एथनोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, ग्राउंड थ्योरी एंड फिनोमिनोलॉजी। तो ऑप्शन सी को छोड़कर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा एनालिसिस मेथड में क्या क्या जाता है आपका, थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंड एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस, फिनोमिनोलॉजी या जिसे हम ह्यूरिस्टिक एनालिसिस भी कहते हैं, देन एथनोग्राफी एंड देन केस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, which among the following are the characteristics of quantitative research method। so quantitative research method क्या होता है, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल डेटा को यूज करके कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, स्टैंडर्डाइज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, फिनोमिनोलॉजी, एज्यूम, नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राउंडेड थ्योरी या यूज रिपीटेबल मेथड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर ई। अब एक एक करके इन टर्म्स को भी समझ लेते हैं। स्टैंडर्डाइज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसे रिसर्च डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं जो कि प्री डिजाइंड होते हैं, यानी उसके अंदर जो ऑप्शंस जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्शन टूल्स हैं वो ऑलरेडी प्री डिजाइंड होते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा ओपन एंडेड चीज़ों को नहीं रखते हैं, क्लोज एंडेड ही होता है। उसमें जो भी ऑप्शंस देना है आपको, जो भी चीज़ें जाननी है वो प्री डिजाइंड होती है। तो ये क्या है, इसमें रिग्रेस आपको लिटरेचर रिव्यू वगैरह करके एंड उसके अलावा उसके बाद इसका हमें टेस्ट करते हैं ताकि ये कंसिस्टेंट एंड रिलायबल भी हो, दैट इज स्टैंडर्डाइज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड वन इज नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जहाँ पर ये चीज़ दिखाता है कि कहीं भी जब भी हम
जो भी डेटा मीन के पास है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, और जो भी डेटा मीन से दूर है वो उसके कंपैरिजन में जो डेटा मीन के पास है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। और जब भी हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका जो शेप आता है वो एक बेल कर्व की तरह आता है। नेक्स्ट वन इज रिपीटेबल मेथड। क्या होता है रिपीटेबिलिटी टेस्ट? वो एक्सपेरिमेंट, जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि अगर हम सेम सिमिलर कंडीशंस दी जाए तो कितना चांसेस है कि हमको रिजल्ट जो है वो सेम मिल सकता है। दैट इज रिपीटेबल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग काउंट एज विक्टिम सपोर्ट? इनमें से क्या चीजें आपको विक्टिम सपोर्ट के अंदर आप काउंट करेंगे? एंड ऑप्शंस आर पीटीएसडी काउंसलिंग, पैरोल, हॉटलाइन 1098, प्रोबेशन या हेल्पलाइन 181। ऑप्शन नंबर ए सी एंड ई इज करेक्ट। इट इज पीटीएसडी काउंसलिंग, हॉटलाइन 1098 एंड हेल्पलाइन 181। अब ये समझ लेते हैं सारी चीजें क्या होती है। पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जब कोई पर्सन किसी भी तरीके का ट्रॉमेटिक इवेंट को विटनेस करता है ना। फॉर एग्जाम्पल उसने रोड एक्सीडेंट देख लिया या किसी की डेथ देख लिया, तो ये इस पर्सन के लिए ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस में चली जाती है। दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उसमें जब हम काउंसलिंग कराते हैं उस पर्सन को उस ट्रॉमा से निकालने के लिए, जब काउंसलिंग किया जाता है उसको हम एज अ विक्टिम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। 1098 क्या होता है? चाइल्ड हेल्पलाइन होता है। ये 24 आवर इमरजेंसी हेल्पलाइन है बच्चों के लिए जो भी इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं। सो 181 क्या है? वुमेन हेल्पलाइन है। सो किसी भी कोई भी वुमेन अगर किसी भी तरीके के वायलेंस से अगर पीड़ित है तो वो 181 पर कॉल करके हेल्प के लिए पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी? इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए है? एंड ऑप्शंस आर क्रिमिनल एक्ट, आस्क फॉर अवार्ड ऑफ डैमेजेस, कॉजेशन, कॉन्करेंस एंड क्रिमिनल इंटेंट। करेक्ट ऑप्शन इज क्रिमिनल एक्ट, कॉजेशन, कॉन्करेंस एंड क्रिमिनल इंटेंट। एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। अगर हम कहें कि किसी भी कोई भी पर्सन क्रिमिनल है, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले तो एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। सेकंड कॉजेशन होना चाहिए, है ना, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, कॉज हुआ है। थर्ड इज कॉन्करेंस हमें देखना पड़ेगा, यानी कि जो जो गिल्टी एक्ट है और गिल्टी माइंड है वो साथ साथ हुए हैं। ऐसा नहीं कि गिल्टी एक्ट पहले हो चुका है फिर गिल्टी माइंड बाद में हुआ। तो गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए। उस पर्सन का इंटेंट होना चाहिए उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, तब ही वो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। So that's it for today's lecture. I hope you liked the video and it was helpful. So if you like the video, please do consider subscribing my channel. If you have any doubts, you can comment below and also can join my Telegram channel. Link is in description. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.